हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का अत्यंत संक्षिप्त वर्णन किया है, लेकिन समय के विकास के साथ उसमें अनेक परिवर्तन हुए तथा बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। परिवर्तन एवं वृद्धि के कारण विभिन्न हैं, जैसे संवैधानिक उपबंध, कांग्रेस के अधिनियम, संधियां, प्रथाएं एवं परंपराएं, न्यायिक निर्वचन आदि। राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वो अत्यंत विस्तृत हैं। कार्यपालिका शक्तियां। संविधान की धारा 2 खंड 1 के द्वारा संयुक्त राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई है। इन कार्यपालिका शक्तियों में पहली है शासन का संचालन। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख प्रशासक है। उस पर संयुक्त राज्य के शासन संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व है। यद्यपि प्रशासकीय विभागों के संगठन और विस्तार का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है, परंतु उनके पुनर्गठन और कार्यों के निरीक्षण का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी कि प्रशासकीय विभागों के कार्यों का निरीक्षण राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वह देखे कि देश के संविधान, समितियों एवं न्यायालय के निर्णयों का समस्त देश में कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा। शासन संचालन के लिए राष्ट्रपति को अध्यादेश या अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी करने का भी अधिकार है। राज्य के समस्त विभागों के अध्यक्षों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को उसकी आज्ञा का अवश्य ही पालन करना पड़ता है। इच्छा के प्रतिकूल कार्य करने वाले अधिकारियों को वह पदच्युत भी कर सकता है और संघीय विधियों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए महाधिवक्ता को आदेश दे सकता है। प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन या सम्मति की मांग कर सकता है। यानी कि किसी भी विभाग के अधिकारियों से वो किसी भी विषय पर कोई भी सूचना मांग सकता है। दूसरा है विधि को लागू करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के समय ये शपथ लेनी पड़ती है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की रक्षा और उसका पालन करेगा, देश की विधियों को निष्ठापूर्वक लागू करेगा। विधियों या संधियों के प्रवर्तन में हिंसा युक्त प्रतिरोध करने पर वह देश की सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग भी कर सकता है। जैसे 1894 में राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने शिकागो नगर में सशस्त्र सैनिक भेजे थे, जहां पर रेलवे हड़ताल होने के कारण वाणिज्य और डाक व्यवस्था में गड़बड़ी होने की संभावना थी। 1922 में राष्ट्रपति हार्डिंग्स ने एक हड़ताल को दबाने के लिए सशस्त्र सैनिकों को तैनात रहने का आदेश दिया था। 1944 में राष्ट्रपति द्वारा नॉर्थ अमेरिकन एयरप्लेन कॉरपोरेशन की शिल्प यंत्र सामग्री पर अधिकार करने के लिए सैनिक भेजे गए थे। राष्ट्रपति आइजनहावर ने लिटिल रॉक स्कूल इंटीग्रेशन डिस्प्यूट के संबंध में संघीय सेना का उपयोग किया था। इस प्रकार राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का उपयोग कर सकता है यदि देश में कोई भी अव्यवस्था होती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति नियुक्ति की शक्ति के माध्यम से उसे सभी अधिकारियों की निष्ठा प्राप्त होती है तथा कांग्रेस के सदस्यों की सहायता भी मिलती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्ति के 2 वैधिक आधार हैं, एक तो संविधान द्वारा मिला अधिकार और कांग्रेस द्वारा मिला अधिकार। संविधान राष्ट्रपति को सीनेट की अनुमति से मंत्रियों, राजदूतों, वाणिज्य दूतों, न्यायाधीशों, कूटनीतिज्ञों, सेना तथा नौसेना में उच्चाधिकारियों, विभागीय अध्यक्षों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों, चुंगी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों आदि उत्कृष्ट प्राधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस भी विधि द्वारा कतिपय अवकृष्ट अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति या न्यायालयों को दे सकती है। इसके अतिरिक्त एक अल्पावकाश नियुक्ति भी होती है। जिन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सीनेट की सहमति आवश्यक होती है,
उनकी भी राष्ट्रपति एक विशेष विधि के अनुसार कुछ समय तक सीनेट की सहमति के बिना नियुक्ति कर सकता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सीनेट के 2 अधिवेशनों के बीच के काल में नियुक्ति कर सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इस विधि का बहुत कम उपयोग किया जाता है। संविधान के 25वें संशोधन के अनुसार उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, यद्यपि इसे भी सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सीनेट के प्रतिशिष्टता यानी सीनेटोरियल कर्टसी का एक नियम अमेरिका में है। वो क्या है? वो नियम यह है कि अधिकांश नियुक्तियों के संबंध में तो राष्ट्रपति व्यवहार में स्वतंत्र है। विशेषतः स्थानीय पदों पर वो एक विशेष पद्धति के अनुसार नियुक्ति करता है, जिसे सीनेटोरियल कर्टसी कहते हैं। इस प्रथा का अर्थ यह है कि संघीय वकील, पोस्टमास्टर, कलेक्टर और स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उन सीनेटरों से मंत्रणा करता है जो उसके दल के होते हैं। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता तो सीनेट उनकी नियुक्ति को अस्वीकार कर सकती है। व्यवहार में देखा जाए तो राष्ट्रपति को नियुक्तियों के संबंध में व्यापक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि 95% नियुक्तियां कांग्रेस की विधियों के अंतर्गत होती है, जिनके लिए सीनेट के अनुमोदन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संविधान अधिकारियों को पदच्युत करने की स्पष्ट शक्ति राष्ट्रपति को नहीं देता है। न्यायालय यह अधिकार राष्ट्रपति को देता है। मेयर बनाम संयुक्त राज्य 1926 में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है उन्हें हटाने का उसे पूरा अधिकार है, लेकिन निम्नांकित 3 प्रकार के पदाधिकारियों को राष्ट्रपति अपने पद से नहीं हटा सकता है। संघीय न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। कांग्रेस की विधि द्वारा स्थापित स्वतंत्र बोर्ड या संस्था के सदस्यों को कांग्रेस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही अपदस्थ किया जा सकता है। लोक सेवा नियमों के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों को राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, लेकिन कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत ही। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां। संविधान राष्ट्रपति को स्थल सेना तथा नौसेना का प्रधान सेनापति नियुक्त करता है। जब जनपद सैन्य यानी स्टेट मिलिशिया को पूरे राष्ट्र की सेवा के लिए आहूत किया जाता है, तब वह उसका भी प्रधान सेनापति हो जाता है। राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श से सैनिक और नौसैनिक मंत्रियों को नियुक्त करता है और युद्ध काल में वह उन्हें पदच्युत भी कर सकता है। यद्यपि युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस का है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि कांग्रेस के लिए युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त और चारा ही ना रहे। युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत वृद्धि हो जाती है, यहाँ तक कि वह एक संवैधानिक तानाशाह बन जाता है। युद्ध का पूर्ण संचालन उसके हाथ में चला जाता है और वह सेना को एकत्र करने, जहाजी बेड़ा स्थापित करने और राज्यों की पैदल सेना को तैयार होने का आदेश देता है। कांग्रेस युद्ध काल में प्राय निरंकुश व्यवस्थापन पास करके राष्ट्रपति को घरेलू और विदेशी मामलों में स्वविवेकी अधिकार के प्रयोग का अधिकार दे देती है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में क्रमशः विल्सन और रूजवेल्ट को कांग्रेस की विधियों से शक्तियां प्राप्त हुई थीं, जिससे वो व्यूह रचना कर सके, देश की सामरिक औद्योगिक शक्ति को बढ़ा सके तथा देश की अर्थव्यवस्था को युद्ध के अनुकूल बना सके। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति और वैदेशिक संबंध। संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहीं नहीं कहा गया है कि मुख्यतः राष्ट्रपति ही विदेश नीति का स्रष्टा या प्रमुख प्रवक्ता है, लेकिन संवैधानिक व्यवहार के फलस्वरूप वह वैदेशिक संबंध का एकमात्र संचालक बन गया है। राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति विदेशी राज्यों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, जिसका सीनेट द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। प्राय सीनेट द्वारा स्वीकृति मिल ही जाती है। राष्ट्रपति का दूसरा कार्य है विदेशी राज्यों के राजदूतों का प्रमाण पत्र स्वीकार या अस्वीकार करना। विदेशी राजदूत सर्वप्रथम राष्ट्रपति से मिलते तथा अपने राज्य के प्रधान का प्रमाण पत्र पेश करते हैं। राष्ट्रपति उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। अनेक बार राष्ट्रपति अपने विशेष अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं, जिन पर सीनेट के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के विशेष अभिकर्ता कर्नल हाउस, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के हैरी हॉपकिंस और ट्रूमैन और लिंडन जॉनसन के एवरेल हैरीमैन ने अमेरिका की कूटनीति में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया है। राष्ट्रपति निक्सन प्रथम कार्यकाल में उनके विशेष अभिकर्ता डॉक्टर हेनरी किसिंगर ने अमेरिका
कि साम्यवादी चीन के साथ संबंध सुधारने तथा वियतनाम शांति समझौता में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया था। अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता। राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता होता है और कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों द्वारा कई महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी उद्घोषणाओं को जन्म भी दिया गया था, जैसे अलगाव सिद्धांत, मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन का 4 सूत्री कार्यक्रम तथा मध्य पूर्व के लिए आइजनहावर सिद्धांत आदि। वैदेशिक मामलों से संबंधित राष्ट्रपति का एक प्रमुख कार्य विदेशी राज्य सरकारों को मान्यता प्रदान करना है। 1902 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने पनामा के नए राज्य को मान्यता प्रदान की थी। राष्ट्रपति विल्सन ने मैक्सिकन राज्यों को मान्यता नहीं दी थी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सोवियत रूस को 1933 में मान्यता प्रदान की। 1940 में जर्मनी में वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया गया। 14 मई 1948 को मध्य रात्रि को इजरायल की सरकार ने नए राज्य की घोषणा की। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने उसे मान्यता दे दी थी। इसका उद्देश्य अरब राज्यों के विरोध का प्रतिकार करना और नवोदित राज्य इजरायल को सुदृढ़ता प्रदान करना था। इसके अलावा संधियां और प्रशासकीय समझौते भी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। विदेश नीति से संबंधित राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य है कि विदेशी राज्यों से संधियां और समझौते करना, लेकिन ये संधियां तभी वैध समझी जाती है जबकि सीनेट द्वारा अपने 2/3 बहुमत से इनकी पुष्टि कर दी जाए। सीनेट द्वारा वर्साई की संधि का अनुसमर्थन न किए जाने के कारण ही अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया था। यद्यपि राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्रसंघ के निर्माण में सबसे प्रमुख रूप से भाग लिया था। संधियों की क्रियान्विति हेतु उन पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। अतः अनेक बार राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संधियों के स्थान पर प्रशासकीय समझौतों का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि इन पर सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। प्रशासकीय समझौता 2 देशों की कार्यपालिका के प्रधानों के बीच संपन्न होता है। दूसरे महायुद्ध के समय F.D. रूजवेल्ट यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक प्रशासकीय समझौते 10 डिस्ट्रॉयर बेसिस एग्रीमेंट के माध्यम से ब्रिटेन को 50 अमेरिकी विध्वंसक दिए थे। 1934 में कांग्रेस द्वारा भी राष्ट्रपति को रेसिप्रोकल ट्रेड एक्ट के अनुसार विदेशों से व्यापारिक समझौते करने का अधिकार दिया गया। गुप्त कूटनीति के आधार पर राष्ट्रपति को गुप्त समझौते करने की भी शक्ति प्राप्त है। सन 1905 में थियोडोर रूजवेल्ट ने जापान के साथ गुप्त समझौता करके निश्चित किया था कि फिलिपाइन में अमेरिकी प्रभुत्व को जापान मान्यता देगा तथा कोरिया में जापान के आधिपत्य को अमेरिका स्वीकार करेगा। इसके अलावा विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स इन फॉरेन कंट्रीज। राष्ट्रपति का यह भी कर्तव्य है कि वो विदेश यात्रा करने वाले प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। यदि प्रवास काल में अमेरिकी नागरिक के साथ वहां दुर्व्यवहार किया जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करके हट जाने की मांग कर सकता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति भी है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र के प्रति रक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे ये स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग इस प्रकार कर सकता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त कोई मार्ग ही न रहे। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के घटना चक्र से दिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत रूजवेल्ट प्रशासन द्वारा मित्र राष्ट्रों को दी जाने वाली सहायता के कारण जापान द्वारा अमेरिकी जहाज पर्ल हार्बर को नष्ट कर दिया गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कांग्रेस को जापान और धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। यद्यपि कांग्रेस इसके पूर्व 3 बार तटस्थता अधिनियम पारित कर चुकी थी। इसी प्रकार 1950 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कांग्रेस के अनुसमर्थन के बिना ही संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के नीचे अमेरिकी सैनिकों को उत्तर कोरिया से युद्ध करने के लिए भेजकर अमेरिका को कोरिया युद्ध में शामिल कर दिया था। सन 1965 में उत्तरी वियतनाम पर बमबारी का आदेश देकर राष्ट्रपति जॉनसन ने अमेरिका को वियतनाम युद्ध में शामिल कर दिया। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। सिडनी हैमन के अनुसार शीत युद्धों, अर्ध युद्धों तथा अघोषित युद्धों के इस युग में
अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति के युद्ध करने की शक्ति ने कांग्रेस के युद्ध घोषित करने के अधिकार को हड़प लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां भी अत्यंत व्यापक हैं। शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में कुछ कार्य सौंपे थे। इनके आधार पर वह परोक्ष रूप में विधि निर्माण को प्रभावित कर सकता है और वर्तमान समय में ये इतने बढ़ गए हैं कि इनके आधार पर उसे प्रधान विधायक भी कहा जाने लगा है। इनमें पहला तो यह है कि कांग्रेस को संदेश भेजना, यानी संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वे आवश्यक और लाभकर समझे। राष्ट्रपति इन संदेशों में देश की सामान्य स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करते हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण की सिफारिश करते हैं। कांग्रेस राष्ट्रपति की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन वह उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकती। इसके अलावा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित किए जा सकते हैं। ब्रिटिश सम्राट या भारत के राष्ट्रपति के समान अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को साधारण दिनों में आमंत्रित या स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों में इस प्रकार के प्रश्न पर मतभेद होने की स्थिति में वो उन्हें स्थगित कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि कोई महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस की चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के अनुरोध से सहमत ना हो तो वह कांग्रेस को धमकी दे सकता है कि अधिवेशन की समाप्ति के शीघ्र बाद विशेष अधिवेशन आमंत्रित होगा। कांग्रेस के सदस्य विशेष अधिवेशन नहीं चाहते और वो राष्ट्रपति की बात को स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है निषेधाधिकार की। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक को कानून बनने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं, वरन सीमित निषेधाधिकार ही प्राप्त है। उसके निषेधाधिकार शक्ति के दो रूप हैं, विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार। तो पहला हम देखते हैं विलंबकारी निषेधाधिकार। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे उस सदन को लौटा सकता है जिसमें वह प्रारंभ हुआ था। लेकिन यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेधाधिकार मर्यादित है, पूर्ण नहीं। लेकिन सदा 2/3 बहुमत का मिलना आसान नहीं होता और राष्ट्रपति द्वारा एक बार अस्वीकृत कर दिए जाने पर विधेयक समाप्त ही हो जाता है। 1789 से 1925 तक राष्ट्रपति ने 600 बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें से केवल 36 कांग्रेस द्वारा पुनः पारित हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जेबी निषेधाधिकार। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर यह विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषेध की आवश्यकता नहीं होती और इसीलिए इसे राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। अभिप्राय ये होता है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी जेब में रख लिया है, इसे न तो स्वीकार किया है और न अस्वीकार किया है। इसलिए कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में जल्दी जल्दी विधेयक पारित करती है, परंतु जेबी निषेधाधिकार के कारण ये विधेयक विधि का रूप नहीं ले पाते और स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद है कार्यपालिका आदेश, यानी कि ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का ही एक रूप है। राष्ट्रपति की विशेषाधिकार निषेधाधिकार राष्ट्रपति की नकारात्मक विधायी शक्ति है, तो कार्यपालिका आदेश उसकी सकारात्मक विधायी शक्ति है। कांग्रेस कानून बनाते समय केवल नीति का निर्देश कर देती है और उनके संबंध में विशद रूप से नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका विभाग को दे दिया जाता है। इस व्यवस्था से लाभ उठाकर राष्ट्रपति शासन विषयक विभिन्न आदेश जारी करते हैं जिनका कानून के समान ही महत्व होता है। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन या अध्यादेश शक्ति भी कहते हैं। व्यवस्थापन को प्रभावित करने के अन्य साधन। यद्यपि संविधान राष्ट्रपति को विधेयकों का प्रारूप निर्धारित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति के प्रशासनिक अनुभव ने उसे ये शक्ति भी प्रदान कर दी है। कांग्रेस के अंदर और बाहर राष्ट्रपति की एक प्रभावशाली लॉबी होती है जो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कानून निर्माण का प्रयत्न करती है।
राष्ट्रपति को हजारों पदों पर जो नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है, उसके आधार पर राष्ट्रपति कांग्रेस सदस्यों पर कृपा कर उनसे बदले में विधि निर्माण क्षेत्र में सहयोग और सद्भाव की आशा कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति की इच्छानुसार कानून निर्माण का कार्य नहीं कर रही है, तो राष्ट्र के सर्वोच्च नेता के रूप में लोकमत से सीधी अपील भी कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति कानून निर्माण को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां भी अत्यंत विस्तृत हैं। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, किंतु वह उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमा दान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सर्व क्षमा अर्थात एक साथ अनेक व्यक्तियों को भी क्षमा प्रदान कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति जॉनसन ने 1868 में उन सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया था जो गृह युद्ध में दक्षिण की ओर से लड़े थे। राष्ट्रपति फोर्ड ने अपने क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत 8 सितंबर 1974 को भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन को संपूर्ण और निर्बाध क्षमादान प्रदान कर दिया था। राष्ट्रपति फोर्ड द्वारा भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन को यह क्षमादान उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होने और न्यायालय द्वारा उन्हें दंड दिए जाने की पूर्व प्रदान कर दिया गया और यही बात विवाद का विषय बन गई थी। राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में भी इसे बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव प्राप्त होता है। वो अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उसके दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में उससे परामर्श लेते हैं। राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वो दलीय नेता के रूप में विधि निर्माण कार्य भी अपनी इच्छा के अनुसार करवा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता भी है वो। राष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा ही किया जा सकता है और कठिन तथा संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति उसी की और बुद्धिमत्तापूर्ण तथा प्रभावशाली नेतृत्व के लिए देखते हैं। इन सब बातों ने उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान कर दी है और यह स्थिति न केवल आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यह स्थिति न केवल आंतरिक वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उसे प्राप्त होती है। संकट काल में तो राष्ट्रपति पद की कोई सीमाएं ही नहीं रहती। मुनरो के अनुसार युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी ही अधिक हैं जितनी नेपोलियन या ऑलिवर क्रॉमवेल की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां अत्यंत विस्तृत हैं। थैंक यू।